हाय एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में आज हम डिस्कस करने वाले हैं सैम्पलिंग इन रिसर्च एप्टीट्यूड का। ये बहुत इंपॉर्टेंट आप लोगों के लिए टॉपिक होने वाला है क्योंकि यहाँ से आपके सीधे एमसीक्यू क्वेश्चन बनते हैं और दिस सेशन इज हेल्पफुल फॉर दोज हु आर प्रिपेयरिंग फॉर यूजीसी नेट पेपर 1 एंड इन चीज़ों को समझना इसलिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब आप आगे स्टेप्स ऑफ रिसर्च देखेंगे या फिर आप प्रोसेस ऑफ रिसर्च जो आपके सिलेबस में भी है, अगर आप वो देखेंगे तो आप लोगों के लिए इजी हो जाएगा उस टॉपिक को समझना। सो आफ्टर दिस वीडियो वी विल डिस्कस अबाउट स्टेप्स ऑफ रिसर्च। इससे पहले हमने हाइपोथेसिस, वेरिएबल्स डिस्कस किया। इसके साथ साथ आज हम लोग सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे हैं। तो ये चीज़ें आपके स्टेप्स ऑफ रिसर्च का ही पार्ट है और यहीं से आपके प्रश्न बनते हैं। सो मेक श्योर दैट यू वॉच दिस वीडियो टिल द एंड इफ़ यू वांट अ क्लैरिटी। एंड अगर अभी तक क्लियर नहीं हुआ है तो इस वीडियो को देखने के बाद हो जाएगा। और मेरा प्रयास रहता है कि मैं एक वीडियो में सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर करूँ क्योंकि जब पार्ट्स में वीडियो बनती है तो कई बार ढूंढने में बहुत मुश्किल होता है। एंड कोई भी अगर इस वीडियो को देख रहा होता है तो उसका यही रहता है पर्पस कि हमें ओवरऑल एक वीडियो में सारी चीज़ें मिल जाए। तो इसीलिए मेरा प्रयास है कि एक वीडियो में हम आज सैम्पलिंग का मीनिंग एंड जितने भी टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग यहाँ पूछे जाते हैं आपके पेपर में वो हम इस एक वीडियो में कवर करेंगे, राइट। सो थोड़ा सा पेशेंस रखिएगा, पूरा लॉन्ग सेशन भी हो सकता है। सो पूरा ज़रूर देखना एंड मैं लिंक दे दूंगी प्लेलिस्ट का इफ़ यू वांट टू वॉच अदर वीडियोस एज वेल एंड इफ़ यू आर वाचिंग मी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम सो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन, सब्सक्राइब। दिस इज़ माई न्यू चैनल। सो आप इस चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे ऑन दिस चैनल यू विल बी गेटिंग ऑल द नोट्स, पीडीएफ्स, ऑल द वीडियोज रिगार्डिंग यूजीसी नेट। तो मेक श्योर दैट यू ज्वाइन एंड आई विल गिव यू लिंक। सभी का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी सो यू कैन चेक आउट लेटर। चलिए फिर इसी के साथ आज हम इस क्लास की शुरुआत करते हैं। हम लोग यहाँ आराम आराम से एक एक करके स्टेप बाय स्टेप चीज़ों को समझेंगे और सबसे पहले हम लोग सैम्पलिंग को समझने से पहले पॉपुलेशन को समझेंगे और सैंपल को समझेंगे। कुछ टर्म्स आते हैं जैसे कि पॉपुलेशन है, सैंपल है, रिसर्च में ये क्या होते हैं उसको समझते हैं। सो व्हाट इज पॉपुलेशन इन रिसर्च? So in research, the term population refers to the entire group of individuals, objects or events. क्या कह रहा है यहाँ पे कि किसी भी रिसर्च में entire group of individuals, objects or events that are of interest of the study. यानी पॉपुलेशन अगर हम बोलें तो पॉपुलेशन का मतलब है कि जो आप स्टडी करना चाहते हो। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, मान लीजिए कि आप एक रिसर्च करना चाहते हैं कि किसी स्पेसिफिक डिजीज़ के लिए एक दवाई कैसे काम करती है। जैसे मान लो कि किसी को डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ में नया जो एक ड्रग आया है मार्केट में वो कितना इफ़ेक्टिव है, वो दवाई कितनी इफ़ेक्टिव है। अगर आप ये स्टडी करना चाहते हैं तो आपका पॉपुलेशन क्या होगा, वो एंटायर ग्रुप होगा जिनको डायबिटीज़ है। तो पॉपुलेशन क्या होता है, वो एंटायर ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स या फिर कोई ऑब्जेक्ट या कोई इवेंट जिसको आप ओवरऑल स्टडी करना चाहते हो। तो मेरे लिए मेरा जो पॉपुलेशन है वो क्या है, दोज पीपल हु हैव डायबिटीज़, राइट। अब यहाँ पे सैंपल क्या होगा, पॉपुलेशन तो मेरा है जो मैं स्टडी अपना करना चाहती हूँ जिन लोगों पे या जिन लोगों से रिलेटेड। सैंपल क्या है, सैंपल इज अ सबसेट ऑफ द पॉपुलेशन, राइट। सैंपल क्या होता है, उस पॉपुलेशन का छोटा भाग आप मान सकते हो, ठीक है, कि भाई ये लोग हैं जिनको डायबिटीज़ है, ये कुछ मान लो आपके आसपास जितने भी लोग हैं ऑल ओवर, ठीक है, वो आपका बहुत बड़ा पॉपुलेशन हो गया। अब इसमें से आप सैंपल लेते हो स्टडी के लिए क्योंकि इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी द होल पॉपुलेशन। अब मुझे मान लो पूरे डायबिटीज़ वाले लोगों को करना है कि भाई उनके लिए ये दवाई इफेक्टिव होगी कि नहीं होगी। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पूरे इंडिया के लोगों पे स्टडी कर लूँगी जिनको डायबिटीज़ नहीं कर सकती। सो आई विल टेक सैंपल। तो सैंपल बेसिकली क्या होता है कि उस पॉपुलेशन का एक छोटा सबसेट है जिसको हम बाद में स्टडी करते हैं। So the concept arises because it is usually not possible to study the entire population. तो रिसर्चर क्या करता है, रिसर्चर सेलेक्ट्स सैंपल टू रिप्रेजेंट द पॉपुलेशन। सिंपल है कि भाई उस पॉपुलेशन को एंटायरली स्टडी करना पॉसिबल नहीं होता है, इसीलिए एक रिसर्चर क्या करता है, उस पॉपुलेशन में से कुछ
सैम्पल्स को ले लेता है एंड देन वो उसको स्टडी करता है। तो एक सैम्पल बेसिकली क्या होता है, एक सैम्पल रिप्रेजेंटेशन होता है उस पॉपुलेशन का जिसको वो स्टडी करना चाहता है। ठीक है, तो सैम्पल को कैसा होना चाहिए, इट शुड बी रिप्रेजेंटेटिव टू द होल पॉपुलेशन एंड देन बी लार्ज इनफ टू अलाउ स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। मतलब सैम्पल को इतना लार्ज होना चाहिए कि उस पे अगर हम स्टडी करते हैं तो जो भी मेरा रिजल्ट आए वो मेरा वैलिड आए, या फिर सैम्पल मैंने इतना लिया है कि जो भी मैं कंक्लूजन निकालूंगी उन पे स्टडी करके वो मेरा राइट आए। तो इसको इट शुड बी लार्ज इनफ। एंड हम यहाँ पे सैम्पल्स को क्यों यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ द होल पॉपुलेशन, बिकॉज वही है कि बहुत डिफ़िकल्ट हो जाएगा मेजर करना हर एक मेंबर को, इट्स नॉट पॉसिबल, और टाइम कंज्यूमिंग हो सकता है, बहुत कॉस्टली हो सकता है, डिफ़िकल्ट है, मतलब पूरे पॉपुलेशन को स्टडी करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर वन रिसर्चर। इसीलिए हम क्या करते हैं, उस पॉपुलेशन में से एक सैम्पल को ले लेते हैं, राइट। अब देखो यहाँ पे जब हम सैम्पल लेते हैं, अब जैसे मुझे डायबिटिक लोगों का सैम्पल लेना है तो मेरा सैम्पल लेने का कुछ प्रोसेस होगा, राइट। मैं कैसे लूँगी, तो जब हम यहाँ पे सैम्पल को कलेक्ट करते हैं उस प्रोसेस को सैम्पलिंग कहा जाता है। क्या है सैम्पलिंग के बारे में अब हम समझेंगे। हमने सैम्पल समझा जो कि पॉपुलेशन का सबसेट था। सैम्पलिंग क्या है, सैम्पलिंग इज द प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ पोर्शन फ्रॉम द पॉपुलेशन फॉर रिसर्च। यानी ये आपका पॉपुलेशन है पूरा जिसको आप स्टडी करना चाहते हैं, इसमें से आप क्या करते हैं, कुछ सैंपल को लेते हो। ये जो प्रोसेस है ओवरऑल इसको हम सैम्पलिंग बोलते हैं। तो सैम्पलिंग इज अ प्रोसेस ऑफ सिलेक्टिंग अ सैंपल और सिलेक्टिंग अ पोर्शन फ्रॉम अ होल पॉपुलेशन। सो सैम्पलिंग मीन्स सिलेक्टिंग अ फ्यू पीपल फ्रॉम द लार्ज ग्रुप। जो लार्ज ग्रुप है वो आपका पॉपुलेशन है, इसमें से कुछ लोगों को जब हम सेलेक्ट करते हैं दिस इज कॉल्ड सैम्पलिंग, राइट। सो सिंस वी कांट टॉक टू एवरीवन, सो वी चूज अ स्मॉलर ग्रुप। हम हर किसी के पास जाके नहीं पूछ सकते हैं, हर किसी को स्टडी नहीं कर सकते हम, तो हम एक सैम्पलिंग ले लेते हैं जो कि जो होल पॉपुलेशन है उसका एक रिप्रेजेंटेटिव ग्रुप हो। तो हम क्या कर रहे हैं, पॉपुलेशन में से सैंपल को लेते हैं। सैंपल को जब हम ले रहे हैं तो ये जो प्रोसेस है दैट्स कॉल्ड सैम्पलिंग, इसको हम सैम्पलिंग कहते हैं। तो इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ चूजिंग, इट इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेलेक्टिंग अ सैंपल फ्रॉम अ होल पॉपुलेशन, राइट। अब इसके बाद हम यहाँ पे सैम्पलिंग के टाइप्स डिस्कस करेंगे। जब भी हम किसी भी बड़े पॉपुलेशन से, मान लो कोई लार्जर पॉपुलेशन है, इसमें से जब भी हम कोई एक सैंपल लेते हैं तो इसके अलग अलग टाइप्स होते हैं कि आप सैम्पलिंग कैसे ले रहे हो। आप वहाँ पे रैंडमली ले रहे हैं लोगों को या फिर आप पर्पसिव ले रहे हैं। तो आपके अलग अलग तरीके होते हैं सैम्पलिंग के, इनको हम टाइप्स भी बोल सकते हैं। तो सैम्पलिंग के हमारी टेक्निक होती है कि आपने सैम्पलिंग को कैसे लिया है, आपका तरीका क्या था लोगों सैंपल को कलेक्ट करने का, राइट। तो सैम्पलिंग के टेक्निक्स को हमने दो पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट आपका एक कैटेगरी है प्रोबेबिलिटी, सेकेंड वन इज नॉन प्रोबेबिलिटी। अब देखो यहाँ पे दो टेक्निक है, यहाँ से आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं यूजीसी के अंदर, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी एंड नॉन प्रोबेबिलिटी दो तरह की सैम्पलिंग है, इनके भी आपके टाइप्स होते हैं। तो वी विल डिस्कस ईच एंड एवरीथिंग इन डिटेल नाउ। पहले हम चलेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग के अंदर, ठीक है। उसके बाद वी विल मूव ऑन टू नॉन प्रोबेबिलिटी। तो पहले देखेंगे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग क्या है। अभी तक सैम्पलिंग हमें समझ में आ गया कि हम एक सैंपल को ले रहे हैं तो वो प्रोसेस सैम्पलिंग होता है। अब प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में नाम से क्या लग रहा है कि जिसकी प्रोबेबिलिटी हो, राइट, जिसके चांस हो। प्रोबेबिलिटी मतलब क्या है कि जहाँ पे प्रायिकता है उसकी या उसके चांस हैं। सो दिस इज अ सैम्पलिंग मेथड where every person in the population has known an equal chance of being selected. This selection is random and there is no bias. अब इसको समझते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में जैसे हमने अभी डायबिटिक वाला एग्जाम्पल लिया, मान लो डायबिटीज़ वाला जो पूरा पॉपुलेशन है वो ये है, ठीक है। अब आप अगर यहाँ पे प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग करना चाहते हैं तो यहाँ पे हर पर्सन के पास चांस होगा टू बीइंग सेलेक्टेड।
मतलब मैं यहाँ पे रैंडम किसी को भी ले सकती हूँ, हो सकता है मैं पर्सन यहाँ पे ए को ले लूँ और यहाँ से बी को ले लूँ, यहाँ से सी को ले लूँ, तो यहाँ पे मैं किसी को भी ले सकती हूँ रैंडमली, यानी हर पर्सन के पास यहाँ पे चांस होता है टू बीइंग सिलेक्टेड। तो ये प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग है, जहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसके पास चांस होता है सेलेक्ट होने का। बायसनेस यहाँ नहीं है क्योंकि मैं रैंडम यहाँ पे लोगों को ले रही हूँ, तो ये आपका प्रोबेबिलिटी के अंदर आएगा। एक एग्जाम्पल और है कि स्कूल हैज 200 स्टूडेंट्स। मान लो एक स्कूल के पास 200 बच्चे हैं, ठीक है, यू वांट टू पिक 20 स्टूडेंट्स फॉर अ सर्वे। आपको 200 में से 20 बच्चों को लेना है, ठीक है। सो यू राइट ऑल द 200 नेम्स ऑन द स्लिप। आप एक पर्ची पे सबका 200 बच्चों का नाम लिखेंगे एंड आप उसको एक बाउल में डालेंगे, जो हम पहले गेम खेलते थे ना पर्ची वाला, तो उसमें आप क्या करेंगे, सबके नेम्स को एक बाउल में डालेंगे एंड रैंडमली उस बॉक्स में से आप 20 लोगों का पर्ची उठाएंगे। कोई भी 20 उठा सकते हो आप, तो उसमें किसी का नाम भी आ सकता है। तो यहाँ पे सबके पास सेम चांस है, ठीक है। 10 लोग हैं कमरे में, 10 लोगों के पास चांस है, इन 200 बच्चों के पास चांस है कि कोई भी सिलेक्ट हो सकता है, राइट। तो इस तरह की सैम्पलिंग जो है आपकी प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग कहलाती है, जहाँ पे बायसनेस नहीं है। रिसर्चर जो है वो रैंडमली लोगों को चूज करता है, यहाँ पे सिलेक्ट नहीं करता है अपने आप। तो इसके अंदर आपके 4 इंपॉर्टेंट टाइप्स पूछे जाते हैं, जैसे कि सिंपल रैंडम है, रैंडम सैम्पलिंग इसको हम बोलते हैं, फिर स्ट्रैटिफाइड है, फिर सिस्टमैटिक है एंड देन क्लस्टर है। तो आगे बढ़ते हैं, इसके टाइप्स डिस्कस करते हैं। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग आपको समझ आ गया होगा, जहाँ बायसनेस नहीं है यहाँ पे। तो इसके अंदर फर्स्ट टाइप आपका है रैंडम सैम्पलिंग। रैंडम सैम्पलिंग में क्या है, इन दिस मेथड एवरी इंडिविजुअल इन द पॉपुलेशन हैज एन इक्वल एंड इंडिपेंडेंट चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। यानी जो पॉपुलेशन आप देख रहे हो, एज यू कैन सी इन द पिक्चर, इस पॉपुलेशन के अंदर आप देखेंगे कि यहाँ पे हर किसी के पास चांस है सिलेक्ट होने का, ठीक है। इट इज यूज टू सिलेक्ट अ रिक्वायर्ड नंबर ऑफ केसेस एट रैंडम फ्रॉम अ डिफाइंड पॉपुलेशन। अब यहाँ पे पॉपुलेशन जो है वो बड़ा भी हो सकता है, इसमें छोटा भी हो सकता है। तो सिंपल सा यहाँ पे इस तरह के सैम्पलिंग का सिंपल सा लॉजिक ये होता है कि आपके पास एक पॉपुलेशन है, यू हैव पीपल, यू हैव अ पॉपुलेशन, नाउ यू चूज रैंडमली दीज पीपल। तो सबके पास अपना अपना चांस होता है टू बीइंग सिलेक्टेड। तो यहाँ पे वही है, जैसे हमने अभी देखा ये वाला कि 200 बच्चे हैं एंड आपको 20 बच्चों को लेना है 200 में से। तो आप क्या करेंगे, 200 बच्चों का नाम लिखेंगे स्लिप पे एंड उसके बाद उसमें से आप 20 कोई भी पर्ची उठा के आप उनको सिलेक्ट कर लेंगे। तो जिन बच्चों का नाम आएगा आपने उनको सिलेक्ट कर लिया फॉर योर सैम्पल। तो ये आपका रैंडम सैम्पलिंग मेथड होता है, जहाँ पे आप रैंडमली चूज कर रहे हैं एंड एवरी स्टूडेंट हैड एन इक्वल चांस टू बीइंग सिलेक्टेड, ठीक है। तो ये आपका रैंडम सैम्पलिंग हुआ। सेकेंड आपका सैम्पलिंग आता है विच इज सिस्टमैटिक सैम्पलिंग। रैंडम हो गया, अब हम यहाँ पे सिस्टमैटिक तरीके से सैम्पलिंग कर रहे हैं। तो इसमें क्या होता है कि द प्रोसेस स्टार्ट्स विद अ रैंडम स्टार्टिंग पॉइंट, देन सेलेक्ट्स एवरी यूनिट फ्रॉम द पॉपुलेशन लिस्ट एट अ फिक्स इंटरवल। सिंपल सा है, यहाँ पे भी सैम्पलिंग कैसे हो रही है, रैंडमली हो रही है, लेकिन थोड़ा सा सिस्टमैटिक यहाँ पे चीजें हो जाती है, ठीक है। कैसे होता है, पहले हम एग्जाम्पल देखेंगे फिर आपको ये समझ में आ जाएगा। तो जितना ज्यादा एग्जाम्पल आप देखोगे इसमें उतना आपको क्लियर हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल है कि इमेजिन अ लिस्ट ऑफ 100 स्कूल्स एंड यू वांट टू सिलेक्ट अ सिस्टमैटिक सैंपल ऑफ 7 स्कूल्स। मान लो आपके पास 100 स्कूल है, यू हैव अ लिस्ट कि मेरे पास 100 स्कूल है एंड यू वांट टू स्टडी 7 स्कूल्स फ्रॉम दोज, ठीक है। तो फर्स्ट यू कैलकुलेट द सैम्पलिंग इंटरवल। आप क्या करेंगे, सैम्पलिंग इंटरवल को कैलकुलेट करेंगे, मतलब कि ये जो 100 स्कूल है इसको डिवाइड करेंगे 7 से, तो आपके पास आंसर आएगा 14, राइट। यू रैंडमली सेलेक्ट अ स्टार्टिंग पॉइंट। इस वाले सैम्पलिंग में क्या होता है कि आप ना रैंडमली पॉपुलेशन में से किसी भी नंबर को सिलेक्ट कर लेंगे, कोई भी एक रैंडमली मैं चूज कर लूंगी। सपोज मेरे पास 10 लोग हैं, ठीक है, मुझे 10 लोगों में से सैंपल लेना है। मान लो मुझे 10 लोगों में से 5 लोगों को सिलेक्ट करना है, तो मैंने रैंडमली यहाँ पे क्या ले लिया, सेकंड पर्सन को ले लिया। मतलब यहाँ पे मेरा रैंडम था ये डिसीजन कि मैंने सेकंड पर्सन को ले लिया, मैं थर्ड को भी ले सकती थी। तो आप रैंडमली पहले स्टार्टिंग पॉइंट में एक सैंपल सिलेक्ट करते हो एंड देन यू सिलेक्ट एवरी 14th। अब इसमें यहाँ पे मैंने सेकंड नंबर को सिलेक्ट किया, फिर एवरी सेकंड मैं पर्सन को सिलेक्ट कर रही हूँ,
एज यू कैन सी इन द पिक्चर, 2 के बाद पर्सन नंबर 4 आया, 4 के बाद 6 आया, 6 के बाद 8 आया, 8 के बाद पर्सन नंबर 10 आया। यानी कि मैंने पहले सेकेंड पर्सन को सिलेक्ट किया एंड देन मैंने वहाँ पे एवरी सेकेंड पर्सन को सिस्टमैटिकली वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है। इसी तरह यहाँ पे अगर आपको 100 स्कूल में से 7 स्कूल को सिलेक्ट करना था, आप इसको डिवाइड करेंगे, डिवाइड करके 14 आया, तो आप यहाँ पे क्या करेंगे, पहले मान लो लेट्स से कि 5वां स्कूल कोई भी है, 5th स्कूल आपने रैंडमली पहले सेलेक्ट कर लिया स्टार्टिंग में। रैंडमली सिलेक्ट करने के बाद हर 5वें स्कूल के बाद आप 14th स्कूल को जोड़ते जाएंगे। जैसे पहले 5वां स्कूल आपने रैंडम, ये आपका रैंडम था जो आपने सेलेक्ट किया, उसके बाद 14 जोड़ेंगे तो क्या आएगा 19th, तो 19 स्कूल को आप ले लेंगे, फिर आप 33 वाले स्कूल को लेंगे। तो आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, 14 को ऐड कर रहे हैं, ठीक है। इंटरवल क्या है, 14 का है। तो ये आपका कैसा सैम्पलिंग हुआ, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग हुआ। यहाँ पे हम ये इंश्योर करते हैं कि जो सैंपल है वो सारे लिस्ट में क्या हो, इवनली हो, स्प्रेड हो। मतलब इसमें भी आप क्या कर रहे हो, आप रैंडमली सिलेक्ट तो कर रहे हैं, यानी कि हम फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट में रैंडम सेलेक्ट कर रहे हैं उस पर्सन को या उस स्कूल को, उसके बाद हम इंटरवल में कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह की सैम्पलिंग आपकी क्या होती है, सिस्टमैटिक सैम्पलिंग होती है। तीसरी सैम्पलिंग आती है जिसको स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग बोला जाता है। स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग इज अ टेक्निक वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू डिफरेंट स्ट्रैटा और सबग्रुप्स based on their specific characteristics like the age, gender, class, income level, etc. तो यहाँ पे बेसिकली हम क्या कर रहे हैं कि रैंडम सैम्पलिंग तो हो रही है, लेकिन यहाँ पे आप स्ट्रेटा के अकॉर्डिंग, जो स्ट्रेटा है उनका, या फिर आप ये मान सकते हो कि उनका जो ग्रुप है, ग्रुप के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे उनको सेलेक्ट करते हैं। लेट्स सी एन एग्जाम्पल। यहाँ पे जो पिक्चर दिया है और जो ये की टर्म्स हैं इनको समझना ज़रूरी है, तब आपको ये क्लियरली समझ में आएगा स्ट्रैटिफाइड में क्या किया जाता है। सपोज आपके पास एक पॉपुलेशन है, जैसे मान लो डायबिटीज़ वाला था, कि आपके पास डायबिटीज़ वाले लोगों का एक पूरा पॉपुलेशन है जिनको डायबिटीज़ है, एंड यू वांट टू चेक आउट द न्यू मेडिसिन। तो अब क्या करेंगे, आप सब ग्रुप और लेयर करेंगे उस पॉपुलेशन में। कैसे करेंगे, हम यहाँ पे स्ट्रेटा बना देते हैं, एक सब ग्रुप बनाते हैं उनका। जैसे मान लो बॉयज़ और गर्ल्स को मैंने अलग कर दिया, तो मेरे पास आपके दो सब ग्रुप हो गए कि बॉयज़ या फिर मेन विमेन। जिनको डायबिटीज़ है तो उसमें मेन आ गए, विमेन आ गए, 40 से ऊपर वाले आ गए, 60 से ऊपर वाले आ गए। यानी एज के अकॉर्डिंग, जेंडर के अकॉर्डिंग मैं उनको क्या करूँगी, अलग अलग कैटेगराइज करूँगी, सब ग्रुप बनाऊँगी। उसके बाद वहाँ पे मैं रैंडम सिलेक्ट करूँगी उन लोगों को, ठीक है। तो इस तरह का सैम्पलिंग में क्या किया जाता है कि आप उनको, पॉपुलेशन को डिवाइड करते हैं एक डिफरेंट स्ट्रेटा में, डिफरेंट सब ग्रुप में। जैसे डायबिटिक में एज के अकॉर्डिंग आप उनको अलग कर लेंगे, जेंडर के अकॉर्डिंग आप अलग कर लेंगे, एंड देन आप उसमें से क्या करेंगे, जैसे मान लो मेन में से रैंडम सेलेक्ट किया लोगों को, फीमेल में से रैंडम सेलेक्ट किया, 50 के ऊपर वाले जो लोग थे उनको रैंडम लिया मैंने, 40 के ऊपर वालों को अलग लिया है। तो आपने क्या किया, डिफरेंट सब ग्रुप से रैंडमली यू हैव सेलेक्टेड पीपल, यू हैव सेलेक्टेड योर सैम्पल, राइट। जैसे ये पॉपुलेशन था, अब आप यहाँ देखिए आपने इनको अलग अलग डिवाइड कर दिया। मान लो आपने इनकम के अकॉर्डिंग इनको डिवाइड किया है, आप कोई स्टडी कर रहे थे उसमें आपने इनकम के अकॉर्डिंग अलग अलग ग्रुप बनाया कि भाई मिडिल क्लास है, लोअर मिडिल क्लास है, मिडिल क्लास है, अपर मिडिल क्लास है, या एफिलेंट फैमिली है, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, इसमें से आप रैंडमली लोगों को लेंगे। जैसे मान लो इतने सारे लोगों में से रैंडमली आपने इनमें से 2-3 लोगों को ले लिया। तो यहाँ पे सिलेक्शन कैसा हो रहा है, पहले आप इनको ग्रुप में डिवाइड करते हो, फिर आप इनको रैंडमली सेलेक्ट करते हैं, एंड देन यू हैव योर सैम्पल, राइट। इस तरह की सैम्पलिंग जो होती है वो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग होती है, राइट। ओके, आगे बढ़ते हैं। तो अभी वी हैव डन रैंडम सैम्पलिंग, देन सिस्टमैटिक सैम्पलिंग थी, फिर स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग, नाउ क्लस्टर सैम्पलिंग। ये भी आपका प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग का टाइप है, जिसके अंदर रैंडम सैम्पलिंग हो रही है लेकिन क्लस्टर में हो रही है। अब इसमें कैसे होता है, तो क्लस्टर सैम्पलिंग इज अ मेथड वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू ग्रुप्स। इसमें भी पॉपुलेशन किस में डिवाइड होता है, ग्रुप्स में, जिनको हम क्लस्टर बोलते हैं, एंड सम एंटायर ग्रुप आर चोजन रैंडमली टू बी स्टडीड। एक एग्जाम्पल के थ्रू डिस्कस करते हैं, ज़्यादा समझ में आएगा।
सपोज अ रिसर्चर वांट्स टू स्टडी द ईटिंग हैबिट्स ऑफ कॉलेज स्टूडेंट्स इन अ सिटी। आप क्या करना चाहते हैं, एक सिटी में ईटिंग हैबिट्स को चेक करना चाहते हैं कॉलेज स्टूडेंट्स के, ठीक है। अब देखो आपके पास क्या है, यू हैव एंटायर पॉपुलेशन। आपका पॉपुलेशन यहाँ पे क्या होगा कि आप कॉलेज वाले स्टूडेंट्स को लेना चाहते हैं, उनकी ईटिंग हैबिट्स को यू वांट टू चेक आउट, ठीक है। दिस इज योर पॉपुलेशन। अब यहाँ अगर मुझे क्लस्टर सैम्पलिंग करनी है तो यहाँ इट्स नॉट पॉसिबल टू स्टडी ऑल द स्टूडेंट्स फ्रॉम ऑल द कॉलेजेस। ज़रूरी मतलब ये पॉसिबल ही नहीं है कि एक सिटी में जितने कॉलेजेस हैं आप सबकी स्टडी कर लेंगे, सारे स्टूडेंट्स की ईटिंग हैबिट्स को देख लेंगे। तो अब आप क्या करेंगे कि इंस्टेड ऑफ सेलेक्टिंग स्टूडेंट्स फ्रॉम ईच कॉलेज यू लिस्ट ऑल द कॉलेजेस इन द सिटी। अब आप उस सिटी में सारे कॉलेजेस हैं, मान लो यहाँ पे कॉलेज 1, कॉलेज 2, कॉलेज 3, कॉलेज 4, 5, 6, मान लो आपकी सिटी में 6 कॉलेज हैं जिनको आपने देखा। अब आपके पास 6 कॉलेज आपने अलग अलग कर लिया, फिर इसमें से आप क्या करेंगे ना, कोई भी मान लो आपको 3 कॉलेज चाहिए, तो इनमें से रैंडमली यू सिलेक्ट एनी 3 कॉलेजेस एंड देन उस कॉलेज में जितने स्टूडेंट होंगे आप सबकी स्टडी करेंगे। आपके जो सैंपल होंगे वो सारे स्टूडेंट्स होंगे उन कॉलेज में, राइट। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि आपने क्या किया, लिस्ट बनाया उस कॉलेज, जितने भी कॉलेज है आपकी सिटी में, देन यू रैंडमली सिलेक्ट 5 कॉलेजेस। 5 कॉलेज है ऐसे जो 20 में से आपने जिनको रैंडमली लिया है, एंड देन उनमें से सारे स्टूडेंट की स्टडी आप करेंगे उस 5 कॉलेज में, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। मुझे कॉलेज स्टूडेंट का ईटिंग हैबिट को पता करना था, मेरा पॉपुलेशन था कॉलेज स्टूडेंट्स, मैं अपनी सिटी में 20 कॉलेज को लूँगी, 20 में से आई विल सेलेक्ट एनी 5 कॉलेज रैंडमली, ठीक है। अब जो कॉलेज मेरे पास 5 आए हैं, उन कॉलेज में जितने स्टूडेंट हैं उन सबकी स्टडी मैं वहाँ पे करूँगी, उन सब पर मैं डेटा कलेक्ट करूँगी, राइट। तो इस तरह के सैम्पलिंग मेथड में आप क्या करते हो, क्लस्टर में, ग्रुप में डिवाइड करते हैं एंड देन उन पूरे क्लस्टर को आप यहाँ पे सेलेक्ट करते हैं फॉर योर स्टडी। सो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग, राइट। अभी देखो स्ट्रैटिफाइड सैम्पलिंग में क्या हो रहा था कि यहाँ पे भी आप स्ट्रैटा आपने बनाया है, लोगों का ग्रुप बनाया है, यहाँ पे भी उन ग्रुप में से आप क्या करते हो, हर एक स्पेसिफिक ग्रुप में से आप कुछ कुछ लोगों को लेते हैं, मतलब आप 3-3 को सब में से ले रहे हैं, मतलब 3 आप मेल ले रहे हैं, 3 यहाँ फीमेल पार्टिसिपेंट्स को ले रहे हैं, 3 ऐसे ले रहे हैं जो कि फॉर एग्जाम्पल 50 से प्लस लोग हैं, या कुछ ऐसे ले रहे हैं जो 30+ भी हैं। तो आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पे स्ट्रेटिफाइड में सब ग्रुप में से आप रैंडम ले रहे थे, लेकिन क्लस्टर में क्या होता है कि यहाँ ग्रुप तो आपने बनाया है लेकिन पूरे क्लस्टर को ही यहाँ पे लिया जाता है, जैसे पूरा कॉलेज ही आपने लिया है एंड पूरे कॉलेज में जितने बच्चे होंगे आप सबको स्टडी करेंगे, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड क्लस्टर सैम्पलिंग। तो अभी तक हम लोग प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग डिस्कस कर रहे थे। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वी हैव डिस्कस्ड 4 टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग। नाउ वी विल डू नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग, ठीक है। प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में अभी तक हमने जितने टाइप्स देखे सब में क्या हो रहा था, रैंडम रिसर्चर सिलेक्ट कर रहा था सैम्पल्स को। नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पल में क्या है, इट इज अ मेथड वेयर नॉट एवरीवन हैज अ नोन और इक्वल चांस ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। मतलब हर किसी के पास, हर पॉपुलेशन जो जितनी भी यहाँ होती है सबके पास इक्वल चांस नहीं होता है सेलेक्ट होने का, ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। पीपल आर चूजन या सैम्पल्स आर चूजन बेस्ड ऑन द कन्वीनियंस, जजमेंट और एक्सेसिबिलिटी, यानी रिसर्चर के अकॉर्डिंग यहाँ पे लोग सिलेक्ट होते हैं, रिसर्चर के अकॉर्डिंग सैम्पल सिलेक्ट होता है बेस्ड ऑन रिसर्चर्स कन्वीनियंस, बेस्ड ऑन एक्सेसिबिलिटी कि उसके पास एक्सेस कितना था, और बेस्ड ऑन द जजमेंट ऑफ द रिसर्चर। तो ये प्रोसेस बेसिकली कैसा होता है, नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग थोड़ा सा आपका सब्जेक्टिव होता है। यहाँ रिसर्चर जो है जजमेंट के अकॉर्डिंग, क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग लोगों को सिलेक्ट करता है, तो यहाँ रैंडम सैम्पलिंग नहीं होती है, ठीक है। एक एग्जाम्पल है कि यू वांट टू सर्वे 20 स्टूडेंट्स इन अ स्कूल। आप 20 बच्चों का सर्वे करना चाहते हैं, बट इंस्टेड ऑफ चूजिंग रैंडमली और you just ask students who are sitting in the front row of your or your own friends, ठीक है। तो नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में आप क्या कर रहे हैं कि आप 20 बच्चों का सर्वे करना चाहते हैं, तो उनको रैंडमली सेलेक्ट करने की जगह आप देखेंगे कि जो आपके सामने बैठे हैं आप उन बच्चों को ले लेंगे, या फिर जो आपके आसपास के लोग हैं आप उनको ले लेंगे, राइट। तो इस तरह की सैम्पलिंग क्या होती है, जहाँ पे
हर एक पॉपुलेशन में हर एक व्यक्ति के पास इक्वल चांस नहीं होता है ऑफ बीइंग सिलेक्टेड। सो इस तरह की सैम्पलिंग हमारी नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग होती है। एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में वी हैव सम टाइप्स, जैसे कि आपका नॉन प्रोबेबिलिटी में कन्वीनियंस है, जजमेंट है, कोटा सैम्पलिंग है एंड स्नोबॉल सैम्पलिंग है। तो आइए बात करते हैं एक एक करके। सबसे पहला सैम्पलिंग आता है नॉन प्रोबेबिलिटी में, विच इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग। कन्वीनियंस सैम्पलिंग, जिसको हम एक्सीडेंटल सैम्पलिंग भी बोलते हैं। कन्वीनियंस सैम्पलिंग कैसा सैम्पलिंग है? जहाँ पे सैम्पल इज टेकन फ्रॉम अ ग्रुप दैट इज ईजी टू एक्सेस और ईजी टू कॉन्टेक्ट। मतलब यहाँ पे रिसर्चर उन पार्टिसिपेंट्स को सिलेक्ट करता है, उस सैम्पल को सिलेक्ट करेगा जो आप उसके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, जो उसके सामने है, जो उसके कन्वीनियंस में है, ठीक है। तो वो उन्हीं सैम्पल को सिलेक्ट कर लेगा, यहाँ रैंडम सैम्पलिंग वो नहीं कर रहा है, राइट। तो फॉर एग्जाम्पल, अ टीचर वॉन्ट्स टू अंडरस्टैंड स्टूडेंट्स व्यूज ऑन होमवर्क, ठीक है। बच्चों का व्यूज, मान लो मुझे जानना है कि होमवर्क को लेके बच्चे क्या सोचते हैं। अब दिस इज माई स्टडी। So instead of serving all the school students, teacher will only service those in her own class because they are easy to access. अब मुझे बच्चों का व्यू जानना है होमवर्क को लेके, उनका क्या है, तो मैं कन्वीनियंस सैम्पलिंग यूज़ करूँगी। मैं अपनी ही क्लास के बच्चों पे इंटरव्यू ले सकती हूँ, मैं अपनी ही क्लास के बच्चों पे स्टडी कर सकती हूँ, मुझे ज़रूरत नहीं है और बच्चों के पास जाने की। तो कन्वीनियंस सैम्पलिंग में आप देख रहे हैं कि जो रिसर्चर है उसके कन्वीनियंस में या उसके अराउंड जो लोग हैं वो उन्हीं को यहाँ पे ले लेता है अकॉर्डिंग टू देयर अवेलेबिलिटी, कि वो अगर वो अवेलेबल है तो आप उन्हीं को ले लेंगे, आप और लोगों को नहीं देखेंगे या और सैंपल आप नहीं देखेंगे। तो जो उसके पास ऑलरेडी है, जो लोग हैं, उन्हीं को वो ले लेता है एज अ सैम्पलिंग। तो दिस इज कॉल्ड कन्वीनियंस सैम्पलिंग, ठीक है। तो ये आपका नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग हुआ, रैंडम सेलेक्ट नहीं कर रहा है वो, अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग वो लोगों को सिलेक्ट कर रहा है। दूसरा आता है आपका स्नो बॉल सैम्पलिंग। तो snowball sampling, where you start with a small group of known participants and then they refer others from their social network who meet the criteria for the research. सिंपल है, बहुत ईजी है ये भी। देखो इस तरह की सैम्पलिंग में अगर हम शॉर्ट में देखें, इस तरह की सैम्पलिंग हम तब करते हैं जब जो टारगेट पॉपुलेशन होता है उसको फाइंड करना मुश्किल होता है। सपोज आप एक स्टडी करना चाहते हैं, मान लो एड्स जिनको है या जिनको था, उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है उन लोगों की, तो उन पे आप अगर स्टडी करना चाहते हैं तो इस तरह की सैम्पलिंग हम यूज़ करते हैं, ठीक है। तो स्नोबॉल सैम्पलिंग तब आपकी इम्पॉर्टेंट होती है जब हम उस पॉपुलेशन पे स्टडी करना चाहते हैं जो कि बहुत छोटा है, कम है पॉपुलेशन, जो बहुत अननोन है, जिसको मुश्किल है ढूंढना, जो हिडन है, जो स्टिग्मेटाइज्ड है, जिन पे स्टिग्मा लगा हुआ है, राइट। तो जिन पे लोग बात नहीं करना चाहते। तो इस तरह की सैम्पलिंग तब एक रिसर्चर यूज़ करता है। इसमें क्या होता है कि जैसे मान लो आप उन लोगों पे स्टडी करना चाहते हैं जिनको एड्स है और उनकी लाइफ कैसे चेंज हुई है, ठीक है। तो द रिसर्चर स्टार्ट्स विद समवन दे नो हु हैज़ एड्स। अब मान लो यहाँ पे आप जाएंगे, आप उस व्यक्ति के पास जाएंगे जिसको एड्स है, ठीक है। जो आप जिसको मान लो कोई आपके आसपास था जिसको आप जानते थे, आप उसके पास गए, ठीक है। तो अब मान लो यहाँ आप पहले इस व्यक्ति के पास गए, अब वो क्या करेगा, अपने आसपास के दूसरे व्यक्ति को रेफर करेगा, फिर दूसरा तीसरे को रेफर करेगा। तो इस तरह से क्या है, एक सैम्पलिंग यहाँ पे आपके पास होती है, राइट। तो यहाँ पे क्या है, इनिशियल सैंपल आपके पास मान लो 3 लोग आए और आपने 3 लोगों को बोला कि अगर आप किसी और को जानते हैं तो आप उनको भी उन तक पहुँचाइए। तो हो सकता है ये लोग फिर इनसे बात करेंगे, ये इनसे बात करेगा, फिर ये इसके पास जाएगा, एंड देन धीरे धीरे इस तरह से you keep adding new samples in your study. तो now you have a sample जिसको snowball sampling बोलते हैं। तो यहाँ पे आप क्या कर रहे हैं कि पहले उस व्यक्ति से स्टार्ट करेंगे जिसको एड्स है, एंड देन वो रेफर करेगा दूसरों को जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं आपकी स्टडी में। जो पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो फिर और लोगों को रेफर करेंगे। तो इट्स लाइक द रेफर, कि भाई आप उसको बता दीजिए, आप उसको बता दीजिए। जैसे कि एडवर्टीजमेंट होता है कि भाई अब आप
मान लो चैनल आपको मेरा मिला होगा तो आप अब दूसरों को भी रेफ़र करेंगे, ठीक है? फिर दूसरा तीसरे को रेफ़र करेगा, तो इस तरह से क्या होता है कि एक लार्ज पॉपुलेशन तक हम जाते हैं, राइट? इसी तरह रिसर्चर भी यही कर रहा है स्नोबॉल सैम्पलिंग में, पार्टिसिपेंट्स को ले रहा है, एक को लिया, दूसरे ने तीसरे को बोला, तीसरे ने चौथे को बोला। दिस इज़ कॉल्ड लाइक स्नोबॉल सैम्पलिंग। यहाँ पे जो हो रहा है, जो यहाँ पे धीरे-धीरे लोग ऐड ऑन हो रहे हैं, तो ये बेसिकली क्या है? स्नोबॉल है, ठीक है? एक से और लोग हो गए। सो ये आपका क्या है? रैंडम नहीं है ना? आप यहाँ पे विलिंगली उन लोगों के पास जा रहे हैं, तो ये रैंडम सैम्पलिंग बिल्कुल भी नहीं है। धीरे-धीरे रेफरेंस है, तो इसको हम चेन सैम्पलिंग भी बोलते हैं, चेन बन रहा है एक, ठीक है? रेफरल सैम्पलिंग भी बोलते हैं इसको हम, ठीक है? तो 2-3 नाम है इसके। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट आता है आपका कोटा सैम्पलिंग। कोटा सैम्पलिंग में क्या होता है कि वेयर द पॉपुलेशन इज डिवाइडेड इनटू सब ग्रुप। इसमें भी देखो क्या हो रहा है कि सब ग्रुप में पॉपुलेशन डिवाइड हो रहा है बेस्ड ऑन देयर स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स लाइक जेंडर, एज, इनकम। इसके बेसिस पे आपने क्या किया? अपने पॉपुलेशन को डिवाइड कर दिया है ग्रुप्स में, राइट? द रिसर्चर देन सिलेक्ट्स पार्टिसिपेंट्स नॉन रैंडमली within these subgroups to reflect their proportions in the population। अब देखो ये भी पहले जैसा ही था जो हमने स्ट्रैटिफाइड वाला सैम्पलिंग किया था। ये आपका कोटा सैम्पलिंग है। ये अलग क्यों है? क्योंकि यहाँ रिसर्चर रैंडमली सिलेक्ट नहीं कर रहा है। स्ट्रैटिफाइड में तो वो रैंडमली ले रहा था। यहाँ पे क्या कर रहे हैं हम कि पहले हम पॉपुलेशन को ग्रुप्स में डिवाइड करेंगे। जैसे आपके पास एक पूरा पॉपुलेशन था, अब मान लो आपको इसमें से वो पॉपुलेशन चाहिए जो मेल है और जो 50 से ऊपर है। आप मान लो डायबिटिक लोगों को स्टडी कर रहे हैं, तो आप उन्हीं को सिलेक्ट करेंगे जो 50 के ऊपर है, क्योंकि आपकी स्टडी में आप इनको स्टडी करना चाहते हैं। तो आप पूरे पॉपुलेशन में से इन लोगों को ले लेंगे। आप 50+ वाले मेल को लेंगे, जितने मेल्स हैं। तो ये आपका कैसा है? बेस्ड ऑन कोटा है। आपने कोटा सिलेक्ट किया कि भाई आप वहाँ पे किसको लेना चाहते हैं, एंड देन जो भी आप सिलेक्ट करेंगे वो नॉन रैंडम होगा। आप अपनी मर्जी से यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट करेंगे कि भाई सपोज मुझे इस व्यक्ति को स्टडी करना है तो मैंने इसको ले लिया, फिर मैंने मान लो इस व्यक्ति को ले लिया, 2 इधर से मैंने ले लिए। तो ये आपका कैसा है कि आप अपने कन्वीनियंस के अकॉर्डिंग या अपने जजमेंट के अकॉर्डिंग यहाँ लोगों को उस ग्रुप में से ले रहे हो, राइट? तो इसमें क्या होता है कि सब ग्रुप्स में डिवाइड कर रहे हैं हम, स्ट्राटा में डिवाइड कर रहे हैं लोगों को। देन हम यहाँ पे सिलेक्शन करते हैं जो कि एक रिसर्चर के कन्वीनियंस के बेसिस पे होता है कि भाई जो इजी अवेलेबल है आप उनको ले लेंगे। तो यहाँ पे एक और एग्जांपल देख सकते हैं कि इफ़ द पॉपुलेशन इज 50% मेल, 50% फीमेल एंड द सैम्पल साइज इज 100। मान लो आपको 100 लोग चाहिए, ठीक है? एंड एक पॉपुलेशन है जहाँ 50% मेल और फीमेल दोनों हैं। तो आप यहाँ करेंगे क्या करेंगे? 50 मेल और 50 फीमेल को ले लेंगे, लेकिन रैंडमली नहीं लेंगे। आप उन लोगों को लेंगे जो ईजी टू रीच हो, ईजी टू टॉक हो, जो विलिंगली जो इफ दे आर विलिंग टू टॉक, आप उन लोगों को लेंगे जो बात करना चाहते हैं सच में, या जो आपकी स्टडी में हिस्सा बनना चाहते हैं। सो दिस इज कॉल्ड कोटा सैम्पलिंग, राइट? नाउ मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन। नेक्स्ट आता है आपका पर्पसिव सैम्पलिंग, जिसको जजमेंट सैम्पलिंग भी बोलते हैं। दिस इज आवर लास्ट नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग टाइप। Purposive sampling is when the researcher selects specific individuals based on their knowledge, experience, or unique qualities that are important to the study. So it is not random. यहाँ पे सिंपल सा याद रखना है, पर्पसिव है। आप उद्देश्य के आधार पे या उद्देश्यपूर्ण तरीके से लोगों को सिलेक्ट कर रहे हैं, जजमेंट के बेसिस पे कर रहे हैं। आप उन लोगों को लेंगे जिनको ज्ञान है आपकी स्टडी। मान लो आप कोई स्टडी करना चाहते हो, फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे एग्जाम्पल है कि मान लो मैं स्टडी करना चाहती हूँ कि इम्पैक्ट ऑफ ऑनलाइन लर्निंग ऑन हाई अचीविंग स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th। मैं ये स्टडी करना चाहती हूँ कि ऑनलाइन लर्निंग का इम्पैक्ट 12th क्लास के बच्चों पे क्या पड़ा है, राइट? ये मेरी स्टडी हो गई। अब मैं यहाँ पे उन्हीं बच्चों को लूँगी जिनके मान लो 90% से ऊपर मार्क्स आए हैं, वही मेरे सैम्पल बनेंगे। तो यहाँ मैं जजमेंट सैम्पलिंग कर रही हूँ। यहाँ पे मैं उन लोगों को लेती हूँ, उस सैम्पल को लूँगी जिनको नॉलेज है, जिनको एक्सपीरियंस है, जिनके पास यूनिक क्वालिटीज़ है। सो इट इज़ नॉट रैंडम सैम्पलिंग, राइट? तो यहाँ पे रिसर्चर का जजमेंट होता है। यहाँ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स के बेसिस पे यहाँ पे रिसर्चर पर्पसिव सैम्पलिंग करता है। और
इट इज़ ऑफन यूज्ड व्हेन ओनली सर्टेन पीपल कैन प्रोवाइड द नीडेड डेटा, मतलब जो डेटा आपको चाहिए आपकी स्टडी के लिए, उसके लिए आपको कुछ लोगों की ज़रूरत है, तो आप उन्हीं के पास सीधा जाएंगे. फॉर एग्जांपल मैं अगर मैं मान लूँ ये स्टडी करना चाहती हूँ कि अ, जो लोग पीएचडी करते हैं, ठीक है, उनका एक्सपीरियंस पीएचडी पे क्या रहा है एजुकेशन फील्ड में. फॉर एग्जांपल एजुकेशन फील्ड में पीएचडी करने वाले लोगों पे मैं स्टडी कर रही हूँ. अब यहाँ पे मेरा जजमेंट सैम्पलिंग क्या होगा, मैं हर किसी के पास नहीं जाऊँगी. आई विल रीच आउट टू ओनली दोज हु हैव डन देयर पीएचडीज इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, और जिन्होंने इससे रिलेटेड कुछ काम किया हो, या जो एक्सपर्ट्स हैं, या जो इसमें आगे जा चुके हैं. तो मैं क्या कर रही हूँ कि मैं उनकी यूनिक क्वालिटीज़ को लूँगी, मैं उनके एक्सपीरियंस को लूँगी, और मुझे अगर लगेगा कि ये लोग मेरी स्टडी में डेटा दे सकते हैं, मुझे वैल्यूएबल डेटा मुझे मिल सकता है इन लोगों से, तो मैं उन्हीं को रीच आउट करूँगी जो मुझे सच में मेरा डेटा कलेक्ट करने में दे सकते हैं, या फिर मुझे डिटेल्ड रिच एनालिसिस जो लोग दे सकते हैं बाद में, राइट. तो इसमें क्या है कि आप एक रिसर्च कर रहे हैं, नॉन रैंडमली लोगों के पास आप जाते हैं और स्पेसिफिक इंडिविजुअल्स को आप सिलेक्ट करते हैं, ठीक है. अब देखो यहाँ पे ना पर्पजिव सैम्पलिंग तो हमने देखा, इसी तरह हमने यहाँ पे क्या देखा था, कन्वीनियंस सैम्पलिंग भी देखा था नॉन प्रोबेबिलिटी में, राइट. इसमें भी यही था कि रिसर्चर उन लोगों के पास जाता है जो इजी टू एक्सेस है, मतलब ये लोग इसके आसपास थे, रेडिली अवेलेबल थे, तो इनके पास गया. नाउ व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कन्वीनियंस सैम्पलिंग एंड पर्पजिव सैम्पलिंग? देयर इज अ डिफरेंस. कन्वीनियंस सैम्पलिंग में वो नॉलेज के बेसिस पे या फिर स्पेसिफिक एबिलिटी के बेसिस पे यहाँ पे लोगों को सिलेक्ट नहीं कर रहा है, राइट. पर्पजिव सैम्पलिंग तब होती है जब आप स्पेसिफिकली लोगों को यहाँ पे उनकी नॉलेज एक्सपीरियंस के बेसिस पे सेलेक्ट कर रहे हो, ठीक है. दिस इज द डिफरेंस कि मान लो मुझे हाई अचीवर्स स्टूडेंट्स को करना है, मैं उन्हीं बच्चों के पास जाऊंगी जिनके जो अचीव अच्छा कर चुके हैं, ठीक है. मैं सभी बच्चों के पास वहाँ नहीं जाऊंगी. तो दिस इज कॉल्ड पर्पजिव और जजमेंट सैम्पलिंग. ओके, सो नाउ वी हैव डन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग एंड नॉन प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग. प्रोबेबिलिटी सैम्पलिंग में हमने रैंडम, स्ट्रेटिफाइड, सिस्टमैटिक क्लस्टर किया था. सीक्वेंशियल आपका ज़्यादा नहीं पूछा जाता है, तो ये कोई इतना इम्पॉर्टेंट है नहीं वैसे. नॉन प्रोबेबिलिटी में पर्पजिव, कन्वीनियंट है, कंसिक्यूटिव है, कोटा है, स्नोबॉल है. सो वी हैव डन ऑल दीज जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड चीज़ें थी. सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड इफ इन केस इफ यू हैव एनी डाउट सो लेट मी नो इन कॉमेंट बॉक्स. एंड आपको अगर समझ में आया है तो कमेंट में ज़रूर बताना. योर फीडबैक इज़ इम्पॉर्टेंट टू मी. गिव योर फीडबैक्स, एनीथिंग इफ यू वांट टू आस्क एनीथिंग, तो फील फ्री टू आस्क मी इन कमेंट बॉक्स एंड शेयर दिस वीडियो. नाउ वी विल मीट अगेन. नेक्स्ट वीडियो हमारा चैप्टर 8 आएगा, जिसमें वी विल डू प्रोसेस ऑफ रिसर्च और स्टेप्स ऑफ रिसर्च नाउ. सो आप लोग प्लेलिस्ट चेकआउट कर सकते हैं यहाँ से. यू कैन चेकआउट दिस प्लेलिस्ट, यू कैन सब्सक्राइब. एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. एंड टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाना फॉर नोट्स एंड पीडीएफ. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, एंड स्टे ट्यून्ड.